सीसी गुरुकुल के इस व्याख्यानमाला में आप लोगों का स्वागत है। सुप्रभातम मित्रों, मैं डॉक्टर पंकज कुमार मिश्र, एसोसिएट प्रोफेसर सेंट स्टीफेंस कॉलेज, एक बार फिर से आप लोगों के सामने उपस्थित हूं संस्कृत लिंग्विस्टिक्स में भाषाओं के वर्गीकरण को लेकर के। यद्यपि जब हम संस्कृत लिंग्विस्टिक्स कहते हैं तो भाषा विज्ञान पूरी तरह से उस संस्कृत मात्र में केंद्रित नहीं रह जाता। क्यों? क्योंकि उस संस्कृत भाषा को ही समझने के लिए हमें विश्व की अन्य भाषाओं को भी समझना पड़ता है। इसीलिए जिस अभी भाषा के वर्गीकरण की चर्चा हम आप लोगों के साथ कर रहे हैं, उसमें हम अन्य भाषाओं को समझते हुए बीच बीच में संस्कृत की भी उस प्रकृति का उल्लेख कर रहे हैं। कहने का मतलब यह हुआ कि एब्सोल्यूटली इट इज नॉट फोकस्ड ऑन संस्कृत, बट यस एट द सेम टाइम वी आर टेकिंग हेल्प फ्रॉम संस्कृत लैंग्वेज। तो इन दैट सेंस अब हम लोग उसकी चर्चा फिर से लेते हैं। और मित्रों, हमने एक चर्चा शुरू की थी जहां पर औश्लिष्ट योगात्मक की चर्चा की थी, और औश्लिष्ट योगात्मक के हमने 5 भेद प्रस्तुत किए थे: पूर्व, मध्य, पर, आद्यंत और सर्व। उसी में हम ये प्रत्यय के भी अर्थ का विश्लेषण किया था कि यहां प्रत्यय का वो अर्थ नहीं लिया जाना चाहिए जो कि हम संस्कृत या हिंदी में लेते हैं, जो कि शब्द के बाद में जुड़े, बल्कि यहां भाषा वैज्ञानिक दृष्टि से जिस प्रत्यय की यहां चर्चा हो रही है, इसका अर्थ यह है कि यह कहीं भी आकर के अपने को प्रस्तुत करता है, शब्द हो या वाक्य हो, उसके आदि में, मध्य में, अंत में आकर के अपने को प्रस्तुत करता है और तदनुसार उस वाक्य के अर्थ को ही बदल देता है, उस शब्द के अर्थ को ही बदल देता है। और इस प्रकार से हमने उदाहरण में, जहां तक मुझे स्मरण आ रहा है, हमने कुछ अपने भारतीय क्षेत्रीय भाषाओं में भारतीय की जो प्रादेशिक उच्चारण के आधार पर हमने विश्लेषण करने का प्रयास किया था। और तदनुसार जहां तक मुझे स्मरण आ रहा है, मैंने 3 शब्द का प्रयोग लिया था। एक स्कूल, जिस स्कूल को लेकर के हमने यह विश्लेषण दिया था कि अगर इसी को बिहार प्रदेश या किसी और प्रदेश में चले जाएं तो वहां पर स्कूल हो जाता है, लेकिन वही जब पंजाब प्रदेश में जाते हैं तो वह सकूल हो जाता है। और तदनुसार हरियाणा प्रदेश में हमने कहा कि नेतृत्व, जो नेतृत्व है वो नेतृत्व हो जाता है। देखिए, तीनों में एक समानता क्या निकल कर आ रही है? तीनों में जो समानता निकल कर आ रही है वो यह है कि स्वर का आगम हो रहा है। कहीं पूर्व आगम हो रहा है, कहीं मध्य आगम हो रहा है। इसी ये आगम दिखाने की हमने बात की कि यही आगम अन्य भाषाओं में यदि होगा तो उसके शब्द के अर्थ बदल जाएंगे, वाक्यों के अर्थ बदल जाएंगे। लेकिन हमारे यहां क्या है, संस्कृत में क्या है? हालांकि संस्कृत में ऐसी प्रकृति नहीं देखी जाती, लेकिन संस्कृत से जो निष्पन्न जो भाषाएं हैं, उन भाषाओं में खास करके ये प्रकृति देखी जाती है कि उनके आगम से भी अर्थ में कोई परिवर्तन नहीं होता। सकूल कहें तो भी उसका अर्थ हम विद्यालय ही जानेंगे, स्कूल कहें तो भी उसका अर्थ हम विद्यालय ही जानेंगे। तो इस प्रकार से अब इन औश्लिष्ट योगात्मक के इन 5 भेदों को हम जानने की कोशिश करते हैं। हम सबसे पहले लेते हैं पूर्व प्रत्यय योगी, प्रीफिक्स, एग्लूटिनेटिंग। अब जैसे प्रीफिक्स शब्द कहने से ही बोध हो जाता है उपसर्ग का। अगर आप संस्कृत की दृष्टि से देखें तो उपसर्ग का बोध हो जाता है, लेकिन वहां फॉर्म देखें तो वो प्रीफिक्सेशन है। पूर्व प्रत्यय योगी में क्या होता है कि ये प्रत्यय और प्रकृति का संबंध होता है इसमें। अब एक भाषा है काफिरी, एक ये भाषा है काफिरी। हम उस काफिरी भाषा में देखते हैं कि ये पूर्व काफिरी भाषा में जो भाषा की प्रकृति है वह प्रीफिक्स डोमिनेटिंग है। प्रीफिक्स के आधार पर हम उसमें अर्थ को निकालते हैं। अब देखिए, एक प्रत्यय है कु। देखिए, जब मैं प्रत्यय शब्द प्रयोग करता हूं तो स्वयं संदेह उत्पन्न होता है कि क्या हम संस्कृत वाले प्रत्यय की तो चर्चा नहीं कर रहे। नहीं, ऐसे शब्द जो आगे पीछे मध्य कहीं आकर के जुड़े, इस दृष्टि से यहां पर वह प्रत्यय है। तो एक काफरी भाषा है, काफरी भाषा में एक कु प्रत्यय है जिसका अर्थ होता है कु के लिए। ठीक है। इसी तरह से ती एक शब्द है काफिरी में जिसका अर्थ होता है हम, वयम। ठीक है। अब अगर उस ती के पहले कु हम लगा देते हैं और शब्द बन गया कुति।
अब कुति शब्द का अर्थ क्या हो गया? कुति का अर्थ हो जाएगा हमको या हमारे लिए। देखिए, कु पहले जुड़ रहा है, लेकिन संस्कृत में क्या होता है? संस्कृत में जो प्रत्यय है वो बाद में जुड़ते हैं। रामाय, राम के लिए। हालांकि वहां पर भी प्रत्यय एक ही है, लेकिन ये क्या है? पर प्रयोग होता है, पर प्रत्यय योग होता है। इसी तरह इसी काफरी भाषा में एक और शब्द बना कुनी। कु कांस्टेंट है, को और के लिए अपना अर्थ कैरी कर रहा है। नी का अर्थ होता है वे या उन। तो कुनी का अर्थ क्या हो जाएगा? कुनी का अर्थ हो जाएगा उनको और उनके लिए। कुति का अर्थ हुआ हमको और हमारे लिए। कुनी का अर्थ हो गया उनको और उनके लिए। इसी प्रकार कुजे, जे का अर्थ होता है वह, यानी ये एक वचन वाला हो गया। नी और ती जो है बहुवचन का फॉर्म है और जे जो है वो सिंगुलर फॉर्म है, इसलिए वह और उस इसका लिया अर्थ। उस, देखिए, उस तो अर्थ नहीं होता, वह का ही विकृत रूप है, वे का विकृत रूप उन है, लेकिन चूंकि हमें विभक्ति के साथ प्रयोग करना है इसीलिए हमने ब्रैकेट में इस अर्थ को दिया है उस। तो कुजे का अर्थ क्या हो जाएगा? उसको, ठीक है, और उसके लिए। मूल विषय क्या है? पूर्व प्रत्यय योगी। प्रीफिक्स करके अर्थ का बोध हो रहा है। प्रत्यय पहले जुड़ रहा है और जो मूल प्रकृति जो है वो बाद में जुड़ रहा है। इसी प्रकार एक और भाषा है तुलु। अब तुलु में शब्द है उमु। उमु का अर्थ होता है एक, ठीक है, और दूसरा शब्द है उन्तु। उन्तु का अर्थ होता है आदमी, मनुष्य। तो उमुंतु का अर्थ हो गया एक मनुष्य। लेकिन यही जो देखिए उन्तु जो शब्द है उन्तु, वो कांस्टेंट है, वो चेंज नहीं हो रहा है। अब उससे पहले एक अब लगा दिया। हमारा अब तो नाउ के सेंस में है, अभी के सेंस में है, लेकिन वहां पर अब जो है प्रत्यय है जिसका अर्थ होता है अनेक। उमु का अर्थ एक, अब का अर्थ अनेक। तो उमुंतु, उमुंतु का अर्थ हो गया एक मनुष्य और अबंतु का अर्थ हो गया अनेक आदमी। तो ये काफरी और तुलु ये दो भाषा है, जिस दो भाषा के आधार पर भाषा वैज्ञानिक लोग एक वर्ग बनाता है, जिसको कि एक वर्ग की भाषा कहते हुए उनको पूर्व प्रत्यय योगी की श्रेणी में रखता है, जो कि योगात्मक का एक भेद है और जो योगात्मक आकृति मूलक का भेद है। ठीक है, इसके बाद हम लोग देखते हैं मध्य प्रत्यय योगी। इसी की अभी हमने चर्चा की थी, इनफिक्सेशन की चर्चा। और इनफिक्सेशन को लेकर के हमने उदाहरण आपके सामने प्रस्तुत किया होगा कभी, छेचा या पदांताद्वा। और संस्कृत में यह प्रकृति देखी जाती है, जो मध्य आगम होता है। बार बार हम लोग पढ़ते हैं और व्याकरण पढ़ते समय कहते हैं कि अमुक का आगम हो जाता है, शप का आगम हो जाता है, ठीक है। लेकिन मूल विषय क्या है कि इन सारे के आगम होने के बावजूद, मध्य आगम होने के बावजूद भी शब्द के अर्थ में परिवर्तन नहीं होता। लेकिन कुछ भाषाएं ऐसी हैं जिन भाषाओं में हम इस प्रकार का प्रयोग देखते हैं कि मध्य आगम होता है और मध्य आगम से अर्थ भी बदल जाता है। ऐसे में हमारे सामने उदाहरण में मुंडारी है। मुंडारी संथाली, इसे आप जानते होंगे। ये झारखंड में खास करके ये जनजातियां हैं और वहां पे संथाली बोली जाती है और मुंडारी बोली जाती है। इस भाषा में ये शब्द हमें दिखते हैं। इसी प्रकार हिमाचल प्रदेश में आप लोगों ने लाहौल स्पीति सुना होगा, किन्नौर सुना होगा, तो किन्नौरी भाषा है और लाहौली भाषा है। इन दोनों भाषाओं में भी हम मध्य प्रत्यय योगी देखते हैं। हम उदाहरणों से समझते हैं। सबसे पहले मुंडारी भाषा को लेते हैं। मुंडारी में आप देखेंगे मंझी शब्द है, और मंझी शब्द अगर आप रिलेट कर पाए तो शायद आपने सुन रखा है, दशरथ माझी। ये मंझी शब्द है जो कि माझी अपभ्रंश होके बना है। इसी प्रकार तिलका माझी, तो ये मंझी शब्द है। मंझी का अर्थ होता है मुखिया, ठीक है, गांव के जो प्रधान होते हैं, मुखिया। और उसी का बहुवचन फॉर्म मपंझी। देखिए प बीच में लग गया है, प का आगम हो गया है, प प्रत्यय रूप में मध्य में इनफिक्स हो गया है और शब्द बन गया मपंझी। और मपंझी का हो गया अर्थ, ये प्लूरल फॉर्म देता है, मुखिया लोग। शब्द की प्रकृति मध्य आगम, अर्थ परिवर्तन। संथाली में भी देखें, तोल शब्द है। तोल का मतलब होता है बांधना, टाई।
उसी में तोल के मध्य में तो और ल के मध्य में नी जुड़ जाता है, शब्द बन गया तोनील, और तोनील का अर्थ हो गया बंधन। मित्रों, एक चीज मैं जरूर बताऊं कि खास करके संस्कृत से जो आने वाले शब्द जो अन्य भाषाओं में हैं, वहां पर यह प्रकृति हम जरूर देखते हैं कि संस्कृत के जो अपभ्रंश रूप हमें जहां जहां दिखाई देते हैं, अपभ्रंश में इस प्रकार का आगम देख करके हम अर्थ परिवर्तन, अर्थों में भेद जरूर देखते हैं। लेकिन जो पुनः पुनः मैं कह रहा हूं, यह भाषा के इस आधार पर भाषा की प्रकृति का निर्माण नहीं हो रहा है, यह मानवीय कह सकते हैं। अब देखिए, थोड़ा सा लीजिए आप, मैं उदाहरण दूं आपको। ब्रज भाषा में इवनिंग के लिए क्या शब्द है? हम नॉर्मली हिंदी में लेते हैं शब्द शाम, ठीक है, लेकिन ब्रज प्रदेश में आप चले जाएं, अलवर भरतपुर आदि में चले जाएं, वहां शाम को श्याम कहा जाता है। शा के मध्य में यह आ गया है, आगम हो गया है, इनफिक्स हुआ, लेकिन अर्थ नहीं बदल रहा है। इसीलिए संस्कृत या संस्कृत से जो निष्पन्न होने वाली अन्य जो भारतीय प्रादेशिक भाषाएं हैं, उन भाषाओं को इस उदाहरण में नहीं लाया जाता, और अगर लाया भी जाता है तो अपवाद के माध्यम से उनके स्वरूप को हम समझते हैं। अब रही बात किन्नौरी लाहौली, जिसकी चर्चा की थी किन्नौर प्रदेश में। अब किन्नौर प्रदेश में एक शब्द है ख्यामिग। ख्यामिग का अर्थ होता है देखना। मैं एक चीज बता दूं मित्रों, इन सारी भाषाओं की मुझे एबीसीडी भी नहीं आती, बस पुस्तकों में प्राप्त जो उदाहरण है उस उदाहरण के आधार पर यहां पे मैं प्रस्तुत कर रहा हूं। लेकिन यह है, वहां पर हो सकता है कि मेरे उच्चारण में दोष हो, उस भाषा की मूल प्रकृति को न समझते हुए उस भाषा में ख्यामिक को कैसे बोला जाता होगा, उसमें दोष हो सकता है। लेकिन अगर आप भाषाई रूप में लिखेंगे तो देखेंगे ख्यामिग है, जिसका अर्थ होता है देखना। अब इन्हीं ख्या और मिग के बीच में ची शब्द आ गया, ख्याचिमिग। ख्यामिग देखना और ख्याचिमिग, ची इनफिक्स हो रहा है, एक प्रत्यय का अर्थ बदल देता है, जिसका अर्थ होता है मिलना। देखिए कितना परस्पर मिलना, एक दूसरे से मिलना। तो ख्यामिग और ख्याचिमिग ये इनफिक्सेशन का उदाहरण है। और भाषा की प्रकृति में इनफिक्सेशन, खास करके मैं अपने ऐसे छात्रों को कहता हूं जो कि यूपीएससी आदि की परीक्षा को सीरियसली लेते हैं, भाषा की इन प्रकृतियों को ध्यान में रखते हुए इस मध्य प्रत्यय योगी को टिप्पणी में पूछा जा सकता है, पूछ लिया जाता है। इनफिक्सेशन, भाषा विज्ञान में यह टिप्पणी पुनः पुनः पूछी जाती रही है। इसके बाद शब्द आया पर प्रत्यय योगी, सफिक्स एग्लूटिनेटिंग। अब देखिए यहां पर सफिक्स है, जैसे कि हम सामान्य संस्कृत में प्रत्यय लेते हैं, और जिस प्रत्यय की पुनः पुनः चर्चा कर रहा हूं, पर प्रत्यय। अगर ऐसा देखें तब तो प्रत्यय के भी कई भेद हो गए, पूर्व प्रत्यय, मध्य प्रत्यय और पर प्रत्यय। यूराल, अल्ताई, द्रविड़, ऐसे जो पारिवारिक वर्गीकरण जब हम आगे पढ़ेंगे तो यूराल और अल्ताई और द्रविड़ परिवार जो भाषा समूह है, इनकी कुछ भाषाओं में ऐसी प्रकृति देखी जाती है। पहली बार भारतीय उदाहरण हमारे सामने है जो हम देख पा रहे हैं, वो है द्रविड़, अर्थात जो साउथ इंडियन कोई भाषा होगी उस भाषा में ऐसा स्वरूप हम पर प्रत्यय योग देखते हैं। लेकिन अल्ताई भाषा समूह का एक बहुत ही प्रसिद्ध टर्की भाषा है, तुर्की जो है उसकी भाषा है टर्की, और टर्की में एक शब्द है अतलरी। पुनः कहूंगा, उसका उच्चारण कैसा होगा वो आप लोग निर्णय करें। मेरे सामने तो एक एक व्यंजन और स्वर स्पष्ट है, और उसको अपने टंग पे ला करके मैं आपके सामने रख रहा हूं, और तभी मैंने कहा अतलरी। हो सकता है वहां पे अतलरी या हैकलरी कुछ अलग अलग ढंग से उच्चारण होता होगा। यहां देखिए अत शब्द का अर्थ है घोड़ा। लर शब्द जो है ये प्लूरल फॉर्म है, पीएल लिखा होगा, प्लूरल फॉर्म है, बहुवचन फॉर्म है। और ई जो देखिए अत है, लर है और र में ई है, अतलरी बना। यहां जो ई फॉर्म है वह ऑब्जेक्ट बनाता है शब्द को, वो कर्म बनाता है शब्द को। तो अतलरी का सामान्य अर्थ क्या हो गया? घोड़ों को। घोड़ा एक वचन था अत, लर ने उसको प्लूरल बनाया, बहुवचन बनाया, अतलर बन गया, जिसका सामान्य अर्थ हुआ घोड़ों, और ई जुड़ गया तो घोड़ों को, अतलरी घोड़ों को। इसी को कन्नड़ भाषा के माध्यम से जानते हैं, जो द्रविड़ में अभी आपके सामने रखा, द्रविड़ भाषा समूह का, द्रविड़ भाषा परिवार के
कई भाषाओं में एक प्रमुख भाषा है कन्नड़। हम लोग सभी जानते हैं कि कर्नाटक की यह प्रादेशिक भाषा है। अब वहां पर देखेंगे कि एक मूल शब्द है सेवक, और संयोग ऐसा है कि द्रविड़ भाषा परिवार के कई सारे शब्द हैं जो एज इट इज संस्कृत में आपको प्राप्त होते हैं। यहां पर है सेवक नन्नु। नन्नु प्रत्यय पर प्रत्यय है, अर्थ जुड़ गया, जिसका अर्थ हुआ सेवक को। लेकिन इसी जगह पे रन्नु शब्द जुड़ गया, एक और भिन्न प्रत्यय आ गया, सेवक रन्नु। इसका अर्थ हो गया सेवकों को, बहुवचन हो गया। नन्नु का बहुवचन फॉर्म है रन्नु। इसी को और आगे देखिए, एक और प्रत्यय जुड़ गया, निने, सेवक निने। यह हो गया चतुर्थी फॉर्म, सेवक के लिए। और इसी निने का प्लूरल फॉर्म होता है रिगे, प्रत्यय है सेवक रिगे। इसका अर्थ हो गया सेवकों के लिए। हमें इसमें क्या समझना है, हमें शब्द के अर्थ को नहीं पकड़ना है। अब नन्नू रन्नू निने रिगे, इसके क्या मीनिंग हो रहे हैं, हमें इसको नहीं देखना है। हमें यह देखना है कि यह प्रत्यय बाद में जुड़ करके शब्द के अर्थ को में परिवर्तन ला रहे हैं। तो यह पर प्रत्यय योगी, इसको नाम दिया गया। हम लोगों ने पूर्व प्रत्यय योगी देखा, मध्य प्रत्यय योगी देखा, पर प्रत्यय योगी देखा। अब देखिए, एक होता है आद्यंत प्रत्यय योगी। अब ये आद्यंत शब्द, ये भी बड़ा मुश्किल है समझने के लिए। प्रीफिक्सो सफिक्सल एग्लूटिनेटिंग। अब ये आद्यंत प्रत्यय योगी जो होता है, ये इसमें स्पष्ट है कि ये पद रचना में प्रकृति से पूर्व एवं पर यानी बाद में दोनों ही स्थानों पर प्रत्ययों का आदान होता है। अगर आप शब्द लें, अगर हम हिंदी के ही शब्द को पकड़ें, अब शब्द है पुस्तक, तो यहां पर पु शब्द के पहले भी कुछ जुड़ जाएगा और क के बाद भी कुछ जुड़ जाएगा, तो इसीलिए इसे आद्यंत कहा। हम इसे चाहें तो अपने यहां जो परित्यज्य शब्द है, यानी जहां पर उपसर्ग के बाद ल्यप प्रत्यय लगता है, हम उस माध्यम से इसको समझें। मैंने पहले ही कहा था कि संस्कृत की जो प्रकृति है, संस्कृत भाषा में ये सारे उदाहरण आपको दिख जाएंगे, लेकिन ये सारे उदाहरण मिलकर के भाषा की मौलिक प्रकृति को प्रभावित नहीं करता। इसलिए इसे क्या है कि यह आपको इसके अंतर्गत नहीं रखा गया है, उदाहरण में नहीं लाया जा रहा है। लेकिन हम कुछ शब्दों के साम्य के आधार पर उन उदाहरणों को पकड़ सकते हैं। आपने पीएनजी, पापुआ न्यू गिनी नाम सुना ही होगा, और वहां न्यू गिनी है, वहां की एक भाषा है मकोर। उस मकोर भाषा की पूरी प्रकृति ही इसी प्रकार है, जो आद्यंत प्रत्यय योगी है। लेकिन हमारे यहां आद्यंत प्रत्यय योगी क्या है? हमारे यहां आद्यंत प्रत्यय योगी जो है, जैसे हमने उपसर्ग और ल्यप प्रत्यय का उदाहरण दिया, परित्यज्य, विहाय, वि उपसर्ग है, ल्यप प्रत्यय है, यहां पर भी आद्यंत प्रत्यय योगी है। इसी तरह से अन्य सामान्य जो भी हम शब्द बनाते हैं, हमने अभी आते ही बात की स्वागतम, सुप्रभात, हमने कहा था सुप्रभात। सु शब्द देखिए लगा हुआ है, और प्रभात शब्द में भी क्या है कि बाद में प्रत्यय लगे हैं, सु है, प्र है, भा धातु है। तो इस प्रकार से वहां पर भी आद्यंत प्रत्यय योगी है। हमारे जितने भी सुंदर सुंदर शब्द हैं, उनमें उपसर्ग और प्रत्यय लग करके, बल्कि शब्दों में उपसर्ग लगा करके उनकी महनीयता को और बढ़ा दी जाती है, निरतिशय बना दिया जाता है। लेकिन पुनः कि वह संस्कृत का ऐसा स्वरूप नहीं है जिसके आधार पर संस्कृत की समग्रता की व्याख्या की जा सके। वो प्रासंगिक उदाहरण है। लेकिन जिस मकोर भाषा की हम चर्चा कर रहे हैं, यह मकोर भाषा की प्रकृति ही यही है कि इसी प्रकार वो भाषा चलती ही है। कि ऐसा नहीं है कि एक दो चावल के, उबले हुए चावल के दो दाने को पकड़ करके हम ये नहीं कह रहे हैं कि भाई चावल ये है। ये सारी भाषा ही इसी प्रकार से चलती है, उनमें मानवीय व्यवहार ही इसी प्रकार से होती है, जहां पर कि होता है जिसमें कि आद्यंत प्रत्यय योगी प्रभाव हम देखते हैं। इसी प्रकार इसे एक और है
सर्व प्रत्यय योगी, जिनकी पद रचना में मूल प्रकृति, जो देखिए शब्द की मूल प्रकृति होती है, आप उसे प्रातिपदिक कह ले या कोई जो मूल, कोई भी शब्द आप लेंगे उसका एक मूल शब्द होता है। जैसे हमने कहा विराम शब्द है ना, तो प्रकृति इसमें क्या है? राम। तो इसी प्रकार से जो मूल शब्द है, उस मूल शब्द से पूर्व प्रीफिक्स, मध्य इनफिक्स, अंत सफिक्स, ये जो तीनों फॉर्म है, ये सभी स्थानों पर हम उपसर्गों एवं प्रत्ययों का प्रयोग की संभावना को देखते हैं। इसीलिए इसे सर्व प्रत्यय योगी कहा। हालांकि ऐसे भाषा कम हैं, और इन भाषाओं के जो उदाहरण हैं वो मलेशिया की मलाई भाषा में देखी जाती है। अब इसी को यदि हम संस्कृत में ढूंढने का प्रयास करें तो शायद यह प्रकृति नहीं देखी जाती। अगर पूर्व है और अंत है तो है वो है, स्पष्ट अभी हमने चर्चा की है, आद्यंत वाला। लेकिन पूर्व में भी हो और अंत में भी हो, लेकिन हां, जैसे अगर हम गम्यमान आदि शब्द लें, जहां पर कि शानच प्रत्यय के पूर्व हम कर्मवाच्य का क्रिया का प्रत्यय लगाते हैं, और ऐसे धातुओं में हम उपसर्ग भी लगाते हैं, तो ऐसे में हम पूर्व मध्य अंत उदाहरण बना सकते हैं, और ऐसे हैं। लेकिन वहां पर मूल विषय क्या है कि प्रत्यय के पूर्व प्रत्यय लग रहा है या प्रत्यय के बाद प्रत्यय लग रहा है, प्रकृति के मध्य नहीं आ रहा है। यहां पर प्रकृति के मध्य भी कही जा रही है बातें। जैसे हमने पुस्तक कहा, तो पु और स्त के मध्य या स्त और क के मध्य प्रत्यय का आगम होना, यह मलाई भाषा में है, जो हमारे यहां संस्कृत में नहीं है। मैंने स्वयं आपके सामने पूर्व पक्ष रखा, स्वयं मैंने आपके सामने उदाहरण प्रस्तुत किया कि ऐसी संभावना देखी जा सकती है कि जो गम्यमान प्रभृति जो शब्द होते हैं वहां शानच भी आ रहा है और कर्मवाच्य का यक प्रत्यय भी आ रहा है, यानी मान से पहले यह भी आ रहा है, और ऐसे धातु के प्रारंभ में हम उपसर्ग भी लगा लेते हैं। उपगम्यमान मान लेते हैं, एक शब्द ये बना उपगम्यमान, तो उप भी आ रहा है, यक भी आ रहा है, शानच भी आ रहा है, और प्रत्ययगत अगर संबंध को देखें तो उप और शानच के मध्य यक आ रहा है। लेकिन जो मूल प्रकृति, उस प्रकृति के मध्य नहीं आने के कारण यह भाषा में जो शब्द के ऊपर में कोई विशिष्ट प्रभाव नहीं डालता है। तो इसीलिए हमारे पास संस्कृत में ऐसे उदाहरण होते होंगे, जरूर होंगे। अगर हम शोध करें तो ऐसे कुछ प्रयोग निकाल सकते हैं, और खास करके वैदिक संस्कृत में इसकी संभावनाएं देखी जा सकती है, ऐसी संभावनाएं निकाली जा सकती है। लौकिक संस्कृत में भी बन सकती है, लेकिन मूल रूप में हम एक व्याकरण के नियम के अंतर्गत या भाषा वैज्ञानिक दृष्टि से ऐसे उदाहरण प्रायशः नहीं पाते। और यदि होता तो मैं स्वयं आपको रेडीमेड अभी इसी समय उदाहरण देता, जैसा कि हम लोगों ने इससे पहले आद्यंत के में देखा और पर प्रत्यय योग में भी देखा। अगर हम अपने सारे शब्दों के रूप को देख लें, जो हमारा जितने भी शब्द के रूप हैं, खास करके सुबंत प्रकरण हो और इवन तिङंत प्रकरण हो, जिस तिङंत में हम उपसर्ग नहीं लगाते, पठती, पठसी, पठामी, क्या भेद है सेवक नन्नू में, क्या भेद रह गया सेवक रन्नू में, क्या भेद रह गया सेवक निने में, क्या भेद रह गया सेवक रिगे में। इसी प्रकार की प्रकृति तो वहां पर भी है, भिन्न भिन्न प्रत्यय लग रहे हैं और भिन्न भिन्न अर्थ बन रहा है। आप हमारे सुबंत को भी उदाहरण ले लीजिए, बालकस्य, बालकाय, बालकेन, बालकम, बालके। आप देख लीजिए, बालक शब्द मूल रखा हुआ है वहां पर, लेकिन जो योग हो रहा है जिन प्रत्ययों का, उन प्रत्ययों के योग से प्रत्यय भिन्न हो रहे हैं और अर्थ भी भिन्न हो रहे हैं। यहां पर भी सेवक को और सेवकों को है, यहां भी सेवक के लिए है, यहां भी सेवकों के लिए है। तदनुसार आप देख लीजिए, सु और जस, आप सु लगा देते हैं। चलिए मैं कर्म पे आ जाता हूं, आम और सस, आम लगा देते हैं तो आपको बालकम बन गया, बालक को, और सस लगा दिया तो बन गया बालकों को। तो पर प्रत्यय योगी का प्रत्यक्ष उदाहरण संस्कृत में है। अगर आप योगात्मक के संदर्भ में जिन 5 की चर्चा हमने की,
उन पांचों को समझ करके अगर हम संस्कृत में लेते हैं तो कोई बहुत अधिक अंतर नहीं दिखता हमें। संस्कृत में भी पर प्रत्यय है, हाँ, संस्कृत में इनफिक्स नहीं है। मुझे याद है कि जब मैं भाषा विज्ञान में एडमिशन हमने लिया था, लिंग्विस्टिक्स की पढ़ाई में कर रहा था, तो क्लास टीचर ने मेरे से कहा था कि पंकज जरा इस चीज को आप पढ़ो और जरा दिखाओ कि संस्कृत में इनफिक्स है कि नहीं। लेकिन मूल विषय है जो मध्य प्रत्यय जिसकी चर्चा कर रहा हूं, अभी मैंने जिसको दिखाने की कोशिश की थी मुंडारी, संथाली और किन्नौरी के माध्यम से, यहां पर तो अर्थ बदल रहा है, वहां अर्थ नहीं बदल रहा है। उस समय मैं रघुवंशम मेरा पढ़ा हुआ था और उस समय 13वां सर्ग भी मेरा पढ़ा हुआ था, तो मैंने खड़ा होकर के कहा था कि एक प्रयोग इसको कैसा समझें, और तब हमने प्रभ्रंशयाम नहुषम चकार की चर्चा की थी। लेकिन प्रभ्रंशयाम नहुषम चकार को हम लोग आर्ष प्रयोग मानते हैं। वो प्रभ्रंशयाम और चकार के मध्य में नहुषम की उपस्थिति से हम अर्थ ग्रहण नहीं करते। हम जब उसका अन्वय करते हैं तो नहुषम को बीच से निकाल लेते हैं और प्रभ्रंशयाम चकार को जोड़ देते हैं और नहुषम प्रभ्रंशयाम चकार अर्थ ले लेते हैं। लेकिन मध्य प्रत्यय योगी जो, इसी प्रकार जो हमने आपको तुक के आगम की बात की या अन्य शब्दों के आगम की बात की, पदों के आगम की बात की, वो आगम आकर के अर्थ परिवर्तन नहीं कर रहा, उसकी मूल प्रकृति में अंतर नहीं कर रहा। चाहे वो षष्ठोटी में आप देख लीजिए, कोई भी ऐसे सूत्र है, बहुत सारे सूत्र को आप पढ़ेंगे, वो मूल अर्थ में परिवर्तन नहीं लाता। इसीलिए हम उसको इनफिक्स का एग्जाम्पल नहीं समझते। ये एक है, हमने उदाहरण जो लिया क्षेत्रीय भाषाओं का, वो इनफिक्स का उदाहरण या प्रीफिक्स के उस उदाहरण को हम नहीं लाते अपने सामने। तो मित्रों, ये जो योगात्मक है, इस योगात्मक के ये 5 भेद को हम लोगों ने जो जाना है, लेकिन उससे पूर्व और भी जो भेद हैं, उन भेदों को भी जाना। हमने अश्लिष्ट की बात की है, उसके बाद श्लिष्ट आएगा। इस श्लिष्ट के बाद हम पाएंगे प्रश्लिष्ट। शब्द भेद जरा देखेंगे तो आगे जो अपनी चर्चा होगी वह हम श्लिष्ट और प्रश्लिष्ट योगात्मक की चर्चा करेंगे। मैं समझता हूं अश्लिष्ट योगात्मक के जो 5 भेद हैं, 5 प्रकार का जो वर्गीकरण है, चाहे वो पूर्व प्रत्यय योगी हो, मध्य प्रत्यय योगी हो, पर प्रत्यय योगी हो, आद्यंत प्रत्यय योगी हो या सर्व प्रत्यय योगी हो, इसी प्रकार अन्य के भी भेद होंगे, उनको जानेंगे। इसे समझने में यदि कोई कठिनाई आई हो, इसमें कोई विप्रतिपत्ति या विचिकित्सा हो, तो आप जरूर हमारे से प्रश्न करें, मैं उसका समाधान दूंगा। आपकी टिप्पणी की भी अपेक्षा रहेगी। आप लोगों ने ध्यान से सुना और इस उम्मीद के साथ कि आगे भी इसी प्रकार के मनोयोग से आप इसे सुनेंगे। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।